नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जबकि अभी तक एसपी गठबंधन यानी कि एसपी आरएलडी ने 36 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। वहीं कांग्रेस ने भी चुनावी ताल ठोकने के लिए 125 कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया। सभी पार्टियों की लिस्ट देखें तो सभी सियासी समर में जातीय जोड़ तोड़ के जरिए जीत दर्ज करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में सीएम योगी और डिप्टी सीएम का नाम तय कर उनके विधानसभा सीट को कंफर्म कर दिया है। और बीजेपी की यह सूची सबका साथ सबका विश्वास वाली है, क्योंकि लिस्ट में 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को जगह दी गई है। वहीं एसपी गठबंधन ने जातीय समीकरण के साथ एमवाई फैक्टर साधने की कोशिश में भी जुटी है। और सबसे बड़ा मुद्दा में अपने मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूची के जरिए कौन से चुनावी फैक्टर को साधने की रणनीति पार्टियों ने बनाई है और कौन सी रणनीति साबित होगी जिताऊ। तो सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। कर्मभूमि में योगी के पराक्रम से पूर्वांचल क्या विजय बीजेपी कर पाएगी? और पश्चिम की लड़ाई में ओबीसी दलित गठजोड़ निर्णायक है। तो पश्चिम फतह की बीजेपी रणनीति में कितना दम है, जिस तरीके से 44 ओबीसी, बाकी एससी और अलग जाति को टिकट दिया गया है। वहीं एसपी आरएलडी के मुकाबले में रणनीति कितनी कारगर साबित होगी? सांप्रदायिक मसलों पर गरमाएगी पश्चिम की सियासत, क्योंकि 2012 से 2017 के बीच क्या हुआ, लगातार बीजेपी से आज भी भुनाने की कोशिश करती रहती है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। तो अब देखिए कहां से किसका टिकट काटा गया, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बदलती चली जा रही है। और किसका टिकट काटा गया और उनकी जगह बीजेपी ने किसे उम्मीदवार बनाया, यह भी देखिए। तो फतेहपुर सीकरी से उदयभान सिंह का टिकट कटा है। वहीं बरेली कैंट की बात करें, राजेश अग्रवाल का टिकट कटा, जबकि संजीव अग्रवाल को टिकट मिला है। तो कमल मलिक का टिकट काटा गया है गढ़मुक्तेश्वर से और हरेंद्र चौधरी को उनकी जगह पर प्रत्याशी बनाया गया है। फतेहाबाद आगरा जिले की एक विधानसभा सीट, जितेंद्र वर्मा का टिकट कटा। छोटेलाल वर्मा को यहां से प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। तो वही बात अगर हम खैरागढ़ की करें तो महेश गोयल का टिकट कटा है और उनकी जगह पर बलवंत सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। गोवर्धन जो कि मथुरा जिले की एक अहम सीट है, करिंदा सिंह का टिकट कटा। ठाकुर मेघश्याम को टिकट बीजेपी ने थमाया है। तो मेरठ कैंट की अगर हम बात करें, यहां से सत्य प्रकाश को प्रत्याशी बनाया गया है। और एतमादपुर से अगर हम बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रत्याशी बदल दिया है। बरौली की बात करें तो चौधरी दलवीर सिंह का टिकट कटा। ठाकुर जगवीर सिंह को टिकट बीजेपी ने थमाया है। वहीं आगरा ग्रामीण से हेमलता देवाकर की जगह पर बेबी रानी मौर्य जो कि पूर्व राज्यपाल हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हालांकि मौर्य की राजनीति इस बार उत्तर प्रदेश में खूब गरमाई हुई है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को अलविदा कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। हालांकि दूसरी ओर एक मौर्य डिप्टी सीएम जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परचम लहराए हुए हैं। और ऐसे में क्या कुछ अहम होने वाला है गैर यादव ओबीसी वोट को लेकर? और हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में मेहमान जुड़ चुके हैं। अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, एनके सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर विजय राठी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और वैभव जायसवाल जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, समीर सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी। तो सबसे पहले सवाल, हालांकि राजनीति के जो जानकार हैं अपनी अपनी पार्टियों की बात करेंगे सारे प्रवक्ता, लेकिन जो आकलन करते हैं हर पार्टियों के बीच जाकर पत्रकार सवाल उनसे करे और अपने मेहमानों से सवाल करे, उससे पहले सभी को दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर सवाल जवाब अपने मेहमानों से। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए सभी सियासी दलों ने अपने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। 2017 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जाटों का भरपूर साथ मिला था। हालांकि इस बार किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी पश्चिमी यूपी में आशंकित बताई जा रही है। लिहाजा जातीय समीकरणों को साधने के साथ ही बीजेपी का फोकस ओबीसी वोटर्स को लुभाने पर भी है।
बीजेपी ने 107 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। इसमें 44 प्रत्याशी पिछड़ी जाति के हैं, 19 प्रत्याशी SC के, ओबीसी और दलित प्रत्याशियों को भी 60% टिकट दिया गया है। 10 महिलाओं को भी टिकट दिया गया, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला। बीजेपी को टक्कर देने के लिए एसपी रालोद गठबंधन ने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। बीजेपी ने जहां अपनी पहली लिस्ट में मुस्लिमों से दूरी बनाई, वहीं एसपी और आरएलडी ने मुस्लिमों दलितों के साथ जाटों पर बड़ा दांव खेला है। एसपी आरएलडी के गठबंधन से 36 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई। पहली लिस्ट में 9 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी, आरएलडी ने 5 दलित, 4 जाट और 3 ठाकुरों को टिकट दिया है। 3 मुस्लिम, 2 गुर्जर, 1 पिछड़ा, साथ ही 1 ब्राह्मण प्रत्याशी को भी उतारा है। एसपी ने 10 सीटों में से 6 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। 4 सीटों में से 2 पर ब्राह्मण, 1 पर जाट और 1 दलित को टिकट दिया गया। एसपी ने 1 महिला को भी टिकट दिया है। बीएसपी भी पश्चिम के किले को जीतने के लिए अचूक रणनीति बना रही है। 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग के सहारे बीएसपी 22 की लड़ाई को जीतने की कोशिश में है। इसका अंदाजा बीएसपी की पहली लिस्ट में शामिल नामों को देखकर लगा सकते हैं। बीएसपी के 53 में से 14 उम्मीदवार मुस्लिम है। 7 ब्राह्मणों पर पार्टी ने दांव लगाया। एससी कैटेगरी के 9 प्रत्याशियों को टिकट दिया, 4 क्षत्रिय और 12 पिछड़ों को भी टिकट दिया गया। मुस्लिमों के साथ सभी विपक्षी सियासी दलों ने ब्राह्मणों को भी लुभाने की कोशिश की है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में भी ब्राह्मणों की तादाद अच्छी खासी है। कांग्रेस ने 18 ब्राह्मणों को टिकट दिए, 10 टिकट ठाकुर प्रत्याशियों को दिए। कांग्रेस ने 27 ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट दिया है और 27 में भी सबसे ज्यादा टिकट कुर्मी समाज को है। कुर्मी समाज के 6 प्रत्याशी बनाए गए हैं। 2017 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी की सुनामी चली थी। इलाके की 76 सीटों में से 66 सीटों पर कमल खिला था और तब हुआ था जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। एसपी को महज 4 सीटें ही मिल पाई थी और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें। इस बार एसपी आरएलडी ये उम्मीद लगा रही हैं कि दिल्ली बॉर्डर तक आंदोलन के लिए जो किसान पहुंचे थे, उनके गुस्से का खामियाजा बीजेपी भुगतेगी। टीम न्यूज स्टेट। और मेहमान जुड़े हुए हैं एनके सिंह जी। बीजेपी की लिस्ट, समाजवादी और आरएलडी गठबंधन की लिस्ट, कांग्रेस की लिस्ट, आप तो लगातार देख रहे होंगे, आकलन क्या कह रहा है आपका? जातीय जोड़ तोड़ किस तरीके से हो, क्योंकि हर एक इलाका उत्तर प्रदेश का अहम है हर एक पार्टी के लिए और हर एक जाति भी। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि अगर 2017 में हम लोग होते जी तो इस समय ये जाति वाला कुछ भी नहीं था। सड़क के पहले आदमी को भी अगर बीजेपी टिकट दे देती तो वो जीत जाता। लेकिन 2017 से 5 सालों में चीजें बदली है और पहली बार बैकवर्ड एसर्शन, जिसमें यादव और नॉन यादव बैकवर्ड्स ये एक साथ हो रहे हैं, ये बीजेपी की समस्या है। दूसरी तरफ उनका अपना कोर बेस जो ब्राह्मणों का था वो थोड़ा दमदर का है। ये दोनों साधने की कवायद है। लिहाजा बीजेपी को ये मैसेज देना होगा कि बैकवर्ड को हम ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। ये भी देना होगा कि ब्राह्मणों को भी हमने उनके प्रतिशत के हिसाब से दिया है, क्योंकि ठाकुर इनकी समस्या नहीं है। ठाकुर तो आपका चीफ मिनिस्टर ही रहा है, लेकिन ब्राह्मण कुछ हद तक नाराज रहा है। उसकी वजह है, अपनी अपनी वजह है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए जो इस समय सोशल इंजीनियरिंग है, ये मोदी अगर 2017 की स्थिति होती तो बिल्कुल ना होता। लेकिन आज बैकवर्ड एसर्शन पहली बार हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आ रहा है। लिहाजा बीजेपी को एक्स्ट्रा माइल्स जाना पड़ेगा बैकवर्डों को अपनी तरफ करने के लिए। मेरे ख्याल से किस तरह करती है, सिर्फ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं, जो मैसेजेस दे वो भी स्ट्रांग हो कि हम बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड कुछ भी कहिए आपका 54% है। लेकिन एनके सिंह साहब, अगर योगी आदित्यनाथ की हम बात करें तो वो 80 और 20 की बात कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यालय में जब कल स्वामी प्रसाद मौर्य हिस्सा बने समाजवादी पार्टी का, तो वो 85 और 15 की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि 15 में भी हमारा है, उसमें भी बंटवारा है। नहीं, वो तो कहेंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि ब्राह्मण ठाकुर छोड़ के सब हमारे साथ आ जाएंगे। स्वामी प्रसाद ये कहना चाहते थे। ऐसा दूर दूर तक नहीं होने जा रहा है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि कोई भी स्थिति बने
आपको बैकवर्ड के लिए यह मौका है कि आप स्ट्रांग मैसेज दें, क्योंकि पहली बार क्वालिटेटिव चेंज हुआ है। बैकवर्ड अपने राइट के लिए लड़ रहा है। जैसे आज आपने 40% दिया, मैसेज यह है कि 54% बैकवर्ड हैं, लिहाजा उनको उनके हिसाब से दीजिए, ये मैसेज है। अगली बार जब ईस्टर्न यूपी की सीटें आप डिक्लेयर करेंगे, सेंट्रल यूपी की करेंगे, बुंदेलखंड की करेंगे, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि एक स्ट्रांग मैसेज जाए कि हम बैकवर्ड के ज्यादा बड़े हिमायती हैं, और ये चाहे जो तरीका हो उसको करने का, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। हालांकि लिस्ट के जरिए डिलीवर तो किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर विजय राठी जी, जिस तरीके से सवाल इस चर्चा में उठाया जा रहा है, चाहे 80-20 या 85-15 का, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन में ये तो दिखा नहीं, अल्पसंख्यक जरूर ज्यादा दिख गए। देखिए ऐसा है राहुल जी, अभी तो सीट डिक्लेयर होने दीजिए। अभी बहुत जल्दी मुझे लगता है कि कयास लगाने शुरू हो जाते हैं, वो शायद ठीक नहीं है। अभी मैं तो सवाल कर रहा हूं सर आपसे। बढ़ेंगी धीरे धीरे, देखिए। नहीं राठी साहब, अगर आपकी अभी तक की जो सूची अभी तक की जो आपने सार्वजनिक की है, उसमें मुख्यतः पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो चेहरे थे, इंतजार कीजिए सर, जो अभी हमने सार्वजनिक की है उसमें सभी जाति, बिरादरी, धर्म सभी लोग हैं। तो ये बात क्यों नहीं करते आप? आपको तो और तारीफ करनी चाहिए कि सब लोगों को आपने टिकट दिया है। सबका तो अभी उसके बाद जब पूरा डिक्लेयर हो जाए, लेकिन उसमें जिस बड़े प्रतिशत को आपने जिम्मेदारी सौंपी कर दीजिए कि साहब किसने किसको मारा। नहीं, 3 घंटे की पिक्चर खत्म होने दीजिए। आप इधर उधर की बात करेंगे तो सवाल पर लाना पड़ेगा ना आपको राठी साहब के जवाब आपको मिल जाएंगे। राठी साहब जब इधर उधर की बात करेंगे तो आपको सवाल पर लाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं कीजिए पूरी बात। आपने ये नहीं कहा कि सबको समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है, आपने कहा फलाने को टिकट दे दिया, उसको टिकट। आप ही के चैनल पे मैंने अभी देखा कि आपने सभी जाति धर्म उसमें गिराए कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने टिकट दिए हैं। तो आपको तो इसमें अच्छा होना चाहिए कि संविधान के हिसाब से समाजवादी पार्टी और गठबंधन चल रहा है। दूसरी बात, जहां तक पिछड़ों की बात है, अभी हमारे पत्रकार साथी बोल रहे थे, तो मैं इनसे बता दूं कि 85 और 15 का जो नारा दिया है और 15 में बंटवारा, 15 में जो ब्राह्मण समाज है वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ। इन्हीं के विधायक थे दयामणि द्विवेदी लंबुआ सीट से, भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने विधानसभा में सवाल किया था योगी सरकार से, अपनी ही सरकार से, कि आखिर ब्राह्मणों पर इतने अत्याचार क्यों इतनी हत्याएं हो गई, क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? योगी सरकार ने जवाब नहीं दिया। इन्हीं के राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पर लेकर आ गए पूरी चर्चा को। मैंने नहीं, पूरी चर्चा नहीं, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। मैं तर्क दे रहा हूँ, डेटा बता रहा हूँ, मैं कोई फर्जी डेटा तो मैं भी दे रहा हूँ। ब्राह्मण भी ज्यादातर पहले लिस्ट में मुसलमान है, ब्राह्मण ज्यादातर मुसलमान है, इसलिए 85%। आपसे तो कह रहे हैं तुष्टिकरण की राजनीति आप कर रहे हैं। पहले लिस्ट के जरिए आप ये डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एमवाई फैक्टर मजबूत रहे आपका, जो गैर यादव ओबीसी वोट रहे हैं वो भी फिर आपकी तरफ आए, ये भी तो डिलीवर कर रहे हैं आप। देखिए, आप इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। मैं सभी की बात, सभी की बात कहां कर रहे हैं राठी साहब? गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूं। समाज के लिए आंकड़ा दिया आपने, रोकना क्यों? आपको ब्राह्मण ओबीसी समाज का दे दीजिए आप, राहुल जी। ओबीसी समाज का दे दीजिए, जी के पदचिन्हों पे एससी एसटी का दे दीजिए आप। उनकी कितनी हत्या हुई है आंकड़ा दिया तो अल्पसंख्यकों में केवल आप मुस्लिमों की बात करते हैं। आप क्या अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम ही होते हैं? हम जैन की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी। कितने जैनों को आपने टिकट दे दिया, कितने जैनों को आपने टिकट दे दिया और कितने को दे देंगे आप, ये भी बता दीजिए। सबका साथ देखिए, पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। और ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि कितनों को दे देंगे आप, मीटिंग्स चल रही है, डिसीजन लिए जा रहे हैं। आज एक और लिस्ट आई है, आप चाह रहे हैं कि आप अभी ला करके आपकी टेबल पे लिस्ट, तो आप अपने पुराने आंकड़े भी दे दीजिए ना, पुराने आंकड़े भी आप बता सकते हैं। अगर आपने उनको साझेदारी दी है, हिस्सेदारी दी है, तो आप अपने पुराने आंकड़े बता दीजिए। तो एक काम करिए ना, फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं 2022 का, 2017, 2014, 2007? उल जलूल तर्कों से उत्तर नहीं बनते हैं राठी साहब। उत्तर की बात नहीं है। चलिए ठीक है, चुनाव बदलता है। ठीक है, समीर सिंह साहब, 2017 वाली थी, क्या परिस्थिति 2017 वाली है? ठीक है, समीर सिंह साहब आपके पास आऊंगा। एक मिनट जी, 2017 वाली जो आप बात कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं ना, वही आपसे बिछड़ के गए। जो आज आप मौर्य को अपने पाले में लाना चाहते हैं, उनके साथ जो गए उनको पाले में लाना चाहते हैं, जो गैर यादव ओबीसी थे, जिनकी राजनीति अब आप कर रहे हैं, वही आगे फिर घूम फिर कर उनको भी यही लगने लगा था कि जो एक अलग तबका है उन्हें सब दे रहे हैं, उन्हें नहीं मिला इसलिए वो गए।
जिनकी राजनीति आज आप कर रहे हैं, जिनकी चर्चा इस डिबेट में आप कर रहे हैं। शुभम, सवाल कीजिए। बिल्कुल समीर जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो मथुरा से प्रत्याशी हो सकते हैं या फिर अयोध्या से प्रत्याशी हो सकते हैं, आपकी पार्टी के एक सांसद ने मांग भी की थी पत्र लिखकर, उसके बाद अब वो अपने गृह क्षेत्र से यानी कि गोरखपुर से प्रत्याशी होने जा रहे हैं, जिसकी आधिकारिक पुष्टि आज कर दी गई है। विपक्ष इसको लेकर लगातार लामबंद होगा, अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं आपके ऊपर। नहीं, देखे शुभम जी, अभी मैं सुन रहा था और मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के वो प्रत्याशी हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री आगे उनको बनना भी है। गोरखपुर से उनका विशेष लगाव है। गोरखपुर में लंबे समय तक वो लोकसभा के सांसद रहे और आप देखेंगे, हम सबको गर्व होता, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कम लोग ऐसे हैं जो एक ही सीट से कंटिन्यू 5 बार जीतते रहे और उनकी मार्जिन बढ़ती रही है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद थे तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक सांसदों में से शुमार थे। इस नाते हम सब गोरखपुर तो उनकी नहीं, लेकिन लगातार समीर जी कहा जा रहा था कि पश्चिम में आपके प्रति थोड़ी सी नाराजगी बढ़ी, उसको दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ यहां पर लाए जा सकते हैं, मथुरा से वो चुनाव लड़ सकते हैं और उससे पूरा पश्चिम साधते वो। नहीं, देखिए शुभम जी, नाराजगी कहीं नहीं है। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, एनके सिंह जी को भी सुन रहा था। देखिए, पिछड़ा आगड़े की बात आज नहीं है। आज उत्तर प्रदेश तरक्की के साथ जा रहा है, विकास के साथ जा रहा है, सबका साथ सबके विकास के मोहर के साथ जा रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, उस नारे के साथ आगे बढ़ रहा। अभी राठी साहब गुस्सा हो रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं। नहीं सर, समीर जी देखिए, बीजेपी की बात कीजिए आप, लेकिन सवाल इस बात का है कि फिर वो 80-20 और 85-15 की बात क्यों आ रहा है? ठीक है राठी साहब, मैं सवाल कर रहा हूं ना, बात नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूं राठी साहब, जाने दी बात नहीं कर रहा। लेकिन समीर जी, लेकिन ये 85-15, 80-20 पहले जिसकी शुरुआत तो देखी जा रही है आपकी पहले लिस्ट में भी। नहीं, पहले नंबर की सीट कैराना जी, कौन प्रत्याशी हुआ समाजवादी पार्टी आरएलडी का? एक गैंगस्टर जो फरार था आज हाजिर हुआ। समाजवादी पार्टी का चेहरा इससे उजागर हो गया है। आप उसकी बहस कर रहे थे, राठी साहब बहस करें, उनको मुबारक। लेकिन आज अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फ्रस्ट्रेशन दिखी योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने कहा साहब ठीक है समीर जी देखिए समीर जी, ये सवाल हम कर लेंगे समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए वो जवाब दे देंगे, लेकिन आप तो कीजिए, आप बताइए ना, पश्चिम का जो किला था जिसे अब भेदा जा रहा है, लगता है कि वो कमजोर पड़ रहा है। क्या ये लिस्ट उस सुराग को भर देगी जहां समाजवादी पार्टी बम धमाका करने वाली थी? नहीं, देखिए, कभी बम धमाका नहीं करने वाली थी। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, देखते रहे। 2017 में देखे, फेल हो गए। 2019 में बसपा के कदमों में गिरने के बाद भी, उतना मजबूत गठबंधन होने के बाद भी आरोप उन्होंने मायावती जी पर मर दिया कि साहब बसपा का वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ। अब इससे ज्यादा दुर्गति समाजवादी पार्टी को और आगे देखनी है, वो 2022 के चुनाव के बाद। ठीक है, अगर आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक छोटा सा सवाल है, तो फिर करीब 20 लोगों का टिकट क्यों काट दिया गया? वो तो कमल का झंडा पकड़ते, जहां जाते वोट पा जाते, जीत जाते। देखिए, पार्टी आकलन करती है, चुनाव समिति है। अभी आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की चुनाव समिति हुई और दूसरे दिन स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की सरकार खराब लगने लगी। 5 साल तक खराब नहीं लग रही थी। क्यों? जो लोग अपने लिए ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है समीर सिंह जी, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। देखें राहुल जी, क्योंकि आरोप हम लोग पर भी लगते हैं कि हम लोग वही सवाल पूछते हैं जो बीजेपी वालों को अच्छा लगता है। आज हम सवाल कर रहे हैं राठी साहब, हम सवाल सवाल सही है ना? सवाल का जवाब दे रहे हैं, सवाल सही है ना? मेरा जवाब दे रहे हैं। बधाई
राहुल जी, हम सवाल का जवाब दे रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी जाति की बात करती है तो सोशल इंजीनियरिंग, और जब समाजवादी बात करती है तो जातिवाद हो जाता है। को संगठन में दूसरी बात है, कैराना की बात करना, सोटीगंज की बात करना, नाई दर्शन की, ये इनकी नैतिक हार है। किस ये नैतिक कार्यकर्ता को हार इन्होंने चुनाव मान ली लड़ाना है और है, किस इसीलिए मुद्दे कार्यकर्ता को छोड़ संगठन करके की नहीं, जिम्मेदारी देनी है। नैतिक हार कैसे हो सकती है? सवाल ये भी उठता है राठी साहब, आप ऐसे व्यक्ति को क्यों प्रत्याशी बनाते हैं जिस पर जो सवालों के घेरे में हो, जिस पर लगातार आरोप लगे हों? देखिए मैं एक चीज अरे ये बताता हूं, गुंडा राज कि वो की जो पार्टी क्षेत्र है है कैराना, और समाजवादी अच्छा रुक जाइए, बोलने दीजिए पार्टी मुझे। है राठी साहब, कैराना ऐसा ये क्षेत्र सिद्ध हो है गया कि जहां कि उनके आप पिताजी गुंडों की मुनव्वर पार्टी हसन रहे हैं, जो एक कद्दावर नेता रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, और उनके सामने चुनाव लड़ती थी हुकम सिंह लड़ते थे। हुकम सिंह और मुनव्वर हसन में जो चलता था, कभी कोई जीतता था कोई हारता था। उसके बाद वो लीगेसी ट्रांसफर हुई मृगांका सिंह उनकी बेटी के पास और इधर नाहिद हसन के पास। और वो कोई ये नहीं है कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनकी माताजी भी सांसद रही है, गठबंधन से ही जीती है। ये दोनों एक राजनीतिक परिवार है, ये तो यही हमेशा बने रहेंगे, इन्हीं को प्रत्याशी बनाते रहे, ये कहां लिखा है? रही बात कैराना की, ये बात ठीक है। इनके मुख्यमंत्री, हालांकि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनके पास आएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। लगातार सबसे बड़ा मुद्दा में बहस जारी है।